मतलब शाम को फिर आके लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और ये मामला तब खुला जब लड़की को बहुत ज्यादा खून बहने लगा और जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे वो भी पुरुष थे, हालांकि उन्होंने ये नोट किया कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि लड़की ने कई आसपास के मरीजों को ये बताने की कोशिश की, अटेंडेंट को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो लड़की आसान शिकार इसलिए बनी क्योंकि उस लड़की की मां नहीं थी। 1 साल पहले उस लड़की की मां की डेथ हुई थी और जो लड़की है वो दलित परिवार से है और 1 साल से उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ रखी थी। और 1 महीना पहले वो लड़की दिखाने के लिए जब आई थी तो डॉक्टर ने उससे ये सारी जानकारियां धीरे धीरे ले ली और इसी उसमें डॉक्टर ने उसको आसान शिकार समझा कि इसको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। और आप ये देखिए कि उसके बाद जब ये इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट किया पुलिस में, और जब ये पूरा मामला सामने आया है तो एक और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि वो डॉक्टर जो है पहला केस नहीं है उनका जिसने ये बलात्कार लड़की के साथ किया। इससे पहले भी 2017 में उनके ऊपर ऐसे ही आरोप लगे थे और वो जेल में बंद रहे थे। इससे पहले 2008 में भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। और आप ये देखो कि ये लड़की 15 साल की और वो जो डॉक्टर है वो 64 साल का, और रिटायर वो डॉक्टर हो गए थे, लेकिन क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक थी, आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस आप समझते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी की जो सरकार है अपने देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, उसको चलाने वाला एक संगठन है आरएसएस। उससे जुड़े हुए थे उसके पिताजी, वो खुद भी उनसे जुड़े हुए हैं। और उसी वजह से बार बार रिटायरमेंट के बाद भी उनको दोबारा से हॉस्पिटल में लगा दिया गया, ऐसे दागी डॉक्टर को। और जब अपने संगठनों ने, ये साथी अपने साथ थे, आपकी मिड डे मील के वहाँ के लीडर हमारे साथ थे, 5 तारीख को हमने वहाँ पे ये मुद्दा उठाया। आपके मिड डे मील के जो सेक्रेटरी स्टेट के कॉमरेड जय भगवान वो भी हमारे साथ थे जब हमने ये मुद्दा उठाया और ये मांग उठाई कि ये स्पष्ट किया जाए कि ये जो डॉक्टर है जिसपे पहले से आरोप थे उसको दोबारा से अपॉइंटमेंट किसने दी, उन अधिकारियों की जवाबदेही हो, उन पे कार्रवाई हो, उन नेताओं के ऊपर जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को दोबारा से लगाया और एक मासूम बच्ची को ऐसा शिकार बनवाने का अवसर दिया। और आप देखिए बहनों की उसके बाद पूरा, हो सकता है आप में से बहुत सारी फोन वगैरह ना देखती हो, क्योंकि हमें पता है कि कितनी गरीबी की स्थिति में हमारी बहनें काम करती हैं, उनके पास फोन भी नहीं होते हैं और पतियों से, बेटों से, उनसे देखते हैं थोड़ा बहुत कई बार मैसेज वगैरह, लेकिन ज्यादातर हमारी साथियों के पास फोन नहीं है। तो ये जितनी भयावह ये घटनाएं इन दिनों में हो रही हैं, उनकी बहुत सारी चीजों की हमारे पास जानकारियां नहीं होती। और आप ये देखिए कि उसके बाद जो हमारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। किसी भी महिला के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए वो सरकार को निर्देश दे कि ये कार्रवाई करे। ये अपने संगठन जनवादी महिला समिति की मांग थी कि ऐसे आयोग बने। 1985 से लेके लगातार इस चीज को लेके हम लड़ते रहे कि ऐसे आयोग होने चाहिए, तब जाके ये राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग बने थे। और लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल ये जो आयोग है ये सरकार की कठपुतली की तरह काम करते हैं, जिसमें सरकार का कोई नुमाइंदा फंसा हुआ मिलता है तो उसमें ये मुंह नहीं खोलते, और जो ऐरे गहरे ऐसे कोई केस है उनमें ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। इस मामले में जब हमने उठाया इसमें कि राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो क्यों नहीं वहाँ पे जाके लड़की से मिल रही,
क्योंकि हमारा पहला संगठन था जनवादी महिला समिति और सीटू, जो जाके उस लड़की से मिले। उसके बाद जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो अगले दिन वहां पे गई और अगले दिन जाने के बाद उसने जिस तरीके से नर्सों के ऊपर ही पूरा दोष डाल दिया और डांटते हुए वहां कैमरा के ऊपर नर्सों को उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी बेटी को 15 मिनट किसी गैर मर्द के साथ ऐसे कमरे में छोड़ दें तो क्या होगा। तो आप ये देखिए कि वो पूरा नर्सों को ब्लेम करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप सबकी मिली भगत है। वो साथ साथ उसके बाद जब ये मुद्दा बढ़ता है तो वो ये कहती है कि उन नर्सों को माफी मांगनी चाहिए उस बच्ची से, और ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि माफी कैसे दी जाती है तो उन नर्सों के साथ भी वही प्रक्रिया होनी चाहिए जो बच्ची के साथ हुई है। तो इतने घटिया बयान, इतने वाहियात बयान जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो दे रही है। और उसके बाद आप ये देखिए कि नर्सों ने इसका विरोध किया और सारे हरियाणा की जो नर्सें हैं वो हड़ताल पे आ गई। और उसके बाद महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनको कल रात को इस्तीफा देना पड़ा। और ये ताकत होती है, एक संगठित ताकत, जब सारे इकट्ठे मिलके आवाज उठाते हैं। और उसी का नतीजा है कि एक ऐसी महिला को पद से हटना पड़ा जो लगातार पहले महिलाओं को ही अपराधों के लिए आरोपित करती रहती थी। उससे पहले कई बार आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी लड़कियों के साथ यौन हिंसा की घटनाएं हुई थी, जो हमारे देश की शान है, जो पहलवान बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, उन्होंने जो बीजेपी के सांसद रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन उस समय पे भी कार्रवाइयां नहीं हुई, उनको धरने देने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा FIR दर्ज करवाने के लिए भी। ऐसे ही संदीप सिंह जो यहाँ के खेल मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे। उस मामले में भी 1.5 साल तक अपने संगठन सड़कों पे उतरे रहे और उसको मंत्री पद से हटवा के अपने संगठन माने। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय पे महिला आयोग की जो ये अध्यक्ष है, ये कोई एक शब्द तक नहीं बोल रही है। उस समय पे जो बीजेपी के जो लोग, जो मंत्री संतरी जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो मंत्री संतरी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि पिछले दिनों में कोई 1-2 घटना नहीं है ऐसी, कानूनों के अंदर बदलाव हुए हैं पिछले दिनों में। और कानूनों में ना सिर्फ बदलाव हुए बल्कि कोर्ट के भी ऐसे आपत्तिजनक बयान आए। एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ 3 जो लोग हैं उन्होंने वो उस लड़की को वो उठा के ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। और वो मामला जब कोर्ट में गया है तो कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो इतना शर्मनाक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है छेड़खानी हुई होगी लेकिन लड़की के अंदर तो कुछ नहीं गया था, तो इसलिए इसको बलात्कार नहीं माना जाएगा और उसको बरी कर दिया जाता है। एक और बयान देते हैं कि नाड़ा तो नहीं खोला, नाड़ा खोलना कोई बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, तो किस लिए खोल रहे थे? एक बच्ची का। तो जो पोक्सो एक्ट जो आपने लड़के सब ने बनवाया था, बच्चों के ऊपर जो अपराध के खिलाफ जो एक कानून बनवाया था, उसका ये सरेआम मजाक बना रखा है इन्होंने। सरेआम मतलब जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको इतना ज्यादा शिकार बनवाया जा रहा है कि पिछले दिनों में बच्चियों के ऊपर अपराध 94% बढ़ गए। और उसमें जो गरीब बच्चियां हैं, दलित बच्चियां हैं, वो सबसे ज्यादा आसान शिकार हैं। जो अल्पसंख्यक बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबसे ज्यादा आसान शिकार हैं। और ये क्यों होने लग रहा है? क्योंकि हमारे देश की जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे देश के ऊपर इस समय पे राज कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है कि जो महिलाएं हैं उनका दर्जा दूसरा ही रहना चाहिए। वो महिलाओं को बराबर की नागरिक नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि पिछले दिनों बिहार के अंदर लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी। मांग क्या थी कि स्कूल खोले जाए, कॉलेजों में जो शिक्षा है वो सस्ती की जाए, अध्यापक लगाए जाए, ये मांग कर रही थी।
तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या बयान देते हैं कि भाई ये बेफालतू में क्यों सड़कों पे आ रही है, इनको क्या जरूरत है धरने प्रदर्शन करने की, इनका काम है लड़कियों का महिलाओं का कि घर में बैठ के रोटी बनाए और ये बच्चे पैदा करें, 4-4 बच्चे और बच्चों को पाले, इनका काम थोड़े है सड़कों पे आने का, इतना इनका काम थोड़े है कि ये रोजगार मांगे। तो ये जो एक मानसिकता है कि महिलाओं का काम है घर में रहने का, वो घर में रहे, राजनीति करने का काम किसका है, पुरुषों का है, और अपनी आवाज उठाने का काम किसका है, पुरुषों का है। तो महिलाओं का तो कोई काम नहीं बचा, महिलाओं का काम क्या बचा फिर, अंदर रहे करके आज्ञाकारी बहू बनके, आज्ञाकारी बेटी बनके और सुशील जो है पत्नी बनके वो अंदर रहे, सजे संवरे, अपने मुंह का ध्यान रखे, वो फेयर एंड लवली लगाए गोरे होने के लिए और बस अपने पति को खुश रखे और जो भी घर के अंदर है उनकी सेवा बाड़ी करे, ये काम बढ़ता है। इसलिए वो क्या सोचते हैं कि जो ये महिलाएं जितनी भी वो मिड डे मील वर्कर है या फिर वो आशा वर्कर है या आंगनबाड़ी में है या सफाई कर्मचारी है, किसी भी स्तर पे महिलाएं जहाँ भी काम करती हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये महिला काम के लिए आगे ना आए तो भाई बेरोजगारी जो है वो खत्म की जा सकती है। ये किताबों में दर्ज करवा दिया उन्होंने, ये कह दिया कि ये रोजगार मांगने लगी, इतने रोजगार हम किसको दें, ये बीजेपी सरकार बोलती है। तो क्या हम बराबर के नागरिक नहीं है? क्या संविधान ने हमें बराबर का दर्जा नहीं दे रखा है? इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, चाहे वो रोजगार से संबंधित अधिकार है, चाहे हमारे वेतन से संबंधित अधिकार है, चाहे हमारे जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित भी हम इकट्ठा होके आवाज उठाएंगे। और मैं साथ साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम सब जो महिलाएं जो समाज में रह रहे हैं, 50% हिस्सा है समाज का, अभी भी हमारी जो स्थिति है समाज के अंदर वो दोयम दर्जे की इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, जो पूरी दुनिया के संसाधन है, महिलाओं का उसमें कहीं भी हिस्सा नहीं है। आप ये देखो कि आप पूरा सुबह उठते हैं और शाम तक काम में लगे रहते हैं, लेकिन आप में से कोई एक आधी ऐसी होगी जिसके नाम कोई 1-2 किला जमीन होगा या फिर कोई मकान होगा, वो भी वो महिला होगी, खास तौर पे जिनके या तो कोई भाई नहीं है या फिर जिसका पति नहीं है, उनके बेशक कुछ हो जा नहीं। तो आमतौर पे क्या कहते हैं, जब प्रॉपर्टी जब बढ़ती है, संपत्ति जब घर में बढ़ती है तो किसके बीच में बढ़ती है, वो भाइयों के बीच में। और हमने बुलाएंगे, कहेंगे भाई आ जा और हमारा नाम या जमीन करवा जा, और हमने 500,000 रुपये दे देंगे, 2 सूट दे देंगे और हम भी राजी होकर करवाएंगे। और क्या होता है कि उसके बाद जो मतलब ससुराल में भी हमारे नाम कुछ नहीं होता है और मायके में भी हमारे नाम कुछ नहीं होता है, और कहते क्या है कि दोनों जगह के ऊपर महिलाओं का अधिकार है। लेकिन किसी महिला के ऊपर अगर मुसीबत आती है तो उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता। हालत ये होती है उसको मतलब गुजर बसर करना तक महिला के लिए मुश्किल हो जाता है। और कोई भी महिला जो काम के लिए बाहर निकलती है और वो कोई संगठन में अगर जुट जाती है और वो जब बैग उठा के मीटिंगों में जाती है तो सबसे पहले उनके चरित्र के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भाई ये बैग उठा के चल गए हैं और ये रात में बढ़े हैं। तो ये इस तरह के जो इल्जाम है वो सबसे पहले हमारे ऊपर लगते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। और ये बहुत पहले जो हमारी जो बुजुर्ग हमारी जो वरिष्ठ महिलाएं रही हैं, सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कौन थी सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिसने महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोला। फातिमा शेख उनके साथ जो काम करती थी, जिन्होंने स्कूल के लिए सबसे पहले जगह दी। वो महिलाएं जब उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, गालियां दी गई, लेकिन वो रुकी नहीं। अगर वो रुक जाती तो आज हम जैसे लोग पढ़ नहीं पाते।
ऐसे ही बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं ऐसे सामाजिक। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बेशक हम मिड डे मील के अंदर काम करते हैं, वर्कर हैं, लेकिन हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, समाज के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है, एक महिला होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हम ये तो आवाज उठाएं कि भाई हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन हो, ये तो हम उठाएं। ये भी हम उठाएं कि भाई हमारे से बेगार ना करवाई जाए। हम ये भी कहें कि हमारा 12 महीने वेतन दो, ये हमारी पक्की नौकरी करो, ये हम आवाज उठाएं। लेकिन अगर किसी के साथ आस पड़ोस में कोई घरेलू हिंसा होती है, किसी के साथ मारपीट होती है, किसी को कोई छेड़खानी या किसी बच्ची को ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो अपन वो भी आवाज उठाने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। तो मैं आप सब से ये अपील करना चाहूंगी कि आप सब जो महिला बहनें यहाँ पे आज आई हैं, आप मिड डे मील वर्कर्स के जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आप आवाज उठाए और मिलजुल के जो ऐसे महिला विरोधी जो काम इस समाज के अंदर इस समय पे चले हुए हैं उनके विरुद्ध आप आवाज उठाए। जनवादी महिला समिति के साथ आप सब साथी भी जुड़े। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। मेरी साथियों, अब थोड़े से अपन नारे लगा ले, बीच में फिर नहीं लगा, नारे जोर से लगाओ साथियों।